10वीं जीएसटी काउंसिल किया गया था, बीच में बताओ वो साइड से। इस मीटिंग में क्या मेजर डिसीजन लिए गए हैं इसके बारे में वित्त मंत्री हम सबको बताएंगे। उसके बाद वो आपसे कुछ सवालों के जवाब भी देंगे। उसके लिए आपसे निवेदन है कि अपना हाथ खड़ा करके आप बताइए अपने बारे में नीचे देखते हुए सवाल पूछ सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस मीटिंग से संबंधित ही सवाल पूछे जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से संबंध में किया गया। इस सब के मद्देनजर मैं माननीय वित्त मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि वो आज 10वीं मीटिंग जीएसटी काउंसिल की है और ये पहली मीटिंग है जो दिल्ली से बाहर हुई है, जिसमें राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी और पूरी व्यवस्था की है। पिछली मीटिंग में हम लोगों ने तय किया था कि 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू किया जाए और काफी विषय ऐसे थे जो उसमें चर्चा की आवश्यकता थी। काफी चर्चा हो चुकी है और कई कंटेंचुअस इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए थे। ये आवश्यक है कि बजट सेशन के दूसरे भाग में जो जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत एनेबलिंग लॉज बनने हैं वो कानून पूरे हो जाएं। वैसे उन लॉज के ऊपर और उनके जो बेसिक प्रोविजंस थे उसके ऊपर चर्चा हो चुकी थी और लगभग कंसेंसस बन चुका था। अब वो लॉज जो सुझाव जीएसटी काउंसिल के आए थे वो उसकी लीगल वेटिंग के लिए गए और जिसके लिए एक काउंसिल की एक लीगल कमेटी भी है। इसमें केंद्र के और राज्यों के अधिकारी हैं और वो लीगली वेटेड ड्राफ्ट्स सारे काउंसिल के सामने आने थे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो कानून काउंसिल पास करेगी वो इफेक्टिवली ड्राफ्टिंग बॉडी है। वही कानून केंद्रीय संसद को पारित करना पड़ेगा और जो एक एसजीएसटी का कानून है वो राज्यों की विधानसभाओं को पारित करना पड़ेगा। सो द रियल लेजिस्लेटिव जुरिसडिक्शन इज दैट ऑफ द काउंसिल इटसेल्फ। द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन टू लेजिस्लेट विल बी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज। ड्राफ्टिंग करते वक्त लीगल वेटिंग में कई परिवर्तन उसमें हुए थे। तो जो जीएसटी का कॉम्पेंसेशन लॉ है कि अगर किसी राज्य को घाटा होता है तो पहले 5 साल के लिए उस घाटे को पूरा किया जाएगा, ये सिद्धांत सारे स्वीकार हो चुके थे और इसका जो लीगली वेटेड ड्राफ्ट आज काउंसिल के सामने आया, एक एक प्रावधान पे उस पर चर्चा हुई और जीएसटी काउंसिल ने पहला कानून आज फॉर्मली अप्रूव कर दिया है। वो कानून अब वापस काउंसिल के सामने नहीं आएगा, उसको कैबिनेट के सामने ले जाया जाएगा, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी और जो बजट सेशन का दूसरा हिस्सा है उसमें उसको पारित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। लीगली कानूनी ड्राफ्टिंग करते वक्त जो सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी लॉज हैं उसमें कई कंटेंचुअस इश्यूज सामने आए थे और यह आवश्यक था कि वो सारे इश्यूज वापस काउंसिल के सामने जाएं एक बार और काउंसिल का उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस ले लिए जाएं। जो अपील ट्राइब्यूनल्स होंगे सेंटर में और स्टेट्स में, उनके कॉम्पोजिशन और एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स के संबंध में, डेलीगेशन ऑफ पावर्स के संबंध में, ट्रांजिशन फेज में कुछ एग्जेम्पशन देनी है। मान लीजिए कोई रिटर्न 30 दिन में फाइल करनी है, इंडस्ट्री को तैयारी में ज्यादा समय लगता है तो इसलिए ज्यादा पीरियड एक्सटेंड करना, इस प्रकार की एग्जेम्पशंस।
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स के संबंध में जहां सर्विसेज भी है और वैट भी है, वैट और सर्विस टैक्स दोनों का कंपोनेंट था, तो कौन सी श्रेणी में आएगा, कॉम्पोजिशन लिमिट्स क्या होंगी, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन को लेकर कुछ इश्यूज थे। इन इश्यूज के ऊपर उन लॉज की ड्राफ्टिंग लीगल वेटिंग के टाइम पर ये प्रश्न आए थे लीगल कमेटी में, तो लीगल कमेटी ने वो आज काउंसिल से क्लैरिफिकेशन ले लिए और एक मत से काउंसिल ने अपना ओपिनियन इन सब के बारे में दे दिया है। और लीगल कमेटी उन लॉज को, अब लॉज फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ ये जो आज क्लैरिफिकेशन दिए हैं उसमें इनकॉर्पोरेट होने हैं। 4 और 5 मार्च को दिल्ली में इसकी मीटिंग करके जीएसटी काउंसिल उन लॉज को अप्रूव कर देगी। तो अगर मैं कुल मिलाकर कहूं कि कॉम्पेंसेशन लॉ का फाइनल ड्राफ्ट आज अप्रूव हो गया, बाकी लॉज के बारे में कुछ इश्यूज लीगल वेटिंग में आए थे, उनके ऊपर आज सब पे क्लैरिफिकेशन हो गया। 4 और 5 मार्च को उन लॉज का लीगली वेटेड ड्राफ्ट काउंसिल के सामने आएगा दिल्ली की मीटिंग में, और होपफुली 4-5 मार्च को उनको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और 9 मार्च से होने वाले पार्लियामेंट सेशन में इन सब लॉज को लेकर जाएंगे, ताकि एक बार ये वहां पारित हो जाते हैं और साइमल्टेनियसली जो एसजीएसटी लॉ होगा वो राज्यों की लेजिस्लेटिव बॉडीज में जाएगा। वो भी 4 और 5 की मीटिंग में ही डिस्कस होंगे। सीजी और एसटी और एसजीएसटी लॉज लगभग आइडेंटिकल हैं, केवल एक सेंटर के संबंध में, एक स्टेट्स के संबंध में है। आईजीएसटी लॉ का ड्राफ्ट थोड़ा डिफरेंट है, उसके जो इश्यूज थे वो भी सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो आज की मीटिंग में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में हम लोग आगे बढ़े हैं, और 4-5 को अगर बाकी ड्राफ्ट भी अप्रूव हो जाते हैं तो फिर हम आज इस सेशन में उनको पारित करने की स्थिति में होंगे। इसके बाद एक लॉज पूरे ड्राफ्ट होते ही एक मेजर स्टेप ये रहेगा कि कौन सी कमोडिटीज किस स्लैब में आती हैं, उसका फॉर्मूला बुनियादी तौर पे तय हो चुका है। जो स्लैब्स हमने तय किए थे, सो ईच आइटम हैज टू बी फिटेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर स्लैब। Once simultaneously after 4th and 5th of March, our officers will then start fitting each commodity and item into the slabs, and we will require one major meeting after 4th and 5th of March to give approval to those specific items in relation to each of the slabs. That's all I have to say. Thank you. Any questions? So one quick question. When you talk of draft laws getting a final touch even now, is it possible for the council to, or rather for the central government to table all the 4 bills in the parliament in the coming session, coming part of the budget? That's the idea. That's the effort. And hopefully that will be done. सर, कंपनसेशन लॉ में कुछ चेंजेस किए गए हैं या जो पहले तय हुआ था वही है? नहीं, वही है, फंडामेंटल्स वही हैं। लैंग्वेज को लेकर कुछ इश्यूज आते थे जो लीगल वेटिंग में आए, कोई बीसीओ करेक्शंस थी जब लीगली वेटिंग के लिए जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी भी है क्योंकि दिस इज द लेजिस्लेटिव बॉडी, तो उसका एक एक शब्द और फुल स्टॉप और कॉमा इस बॉडी के सामने आए। कंपनसेशन की जो बात की जा रही है उसमें ये भी था शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, उसके बारे में कुछ चर्चा होता है? नहीं, ये सब इश्यूज तय हो चुके हैं।
वो सारे के सारे पहले तय हो चुके हैं। वो उसका कॉम्पेंसेशन लॉ से नहीं है, कॉम्पेंसेशन लॉ से संबंध है कि किसी राज्य का अगर रेवेन्यू कम होता है तो उसको कॉम्पेंसेट कैसे किया जाएगा। नहीं, दैट डिड नॉट कम अप फॉर एनी डिस्कशन टुडे। जैसे आप कह रहे हैं राज्यों को घाटा हो रहा है, उन घाटों को पूर्ति के लिए 5 साल का समय दे रहे हैं, तो ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं कि जो राज्यों को घाटा हो रहा है? अरे मैं नहीं कह रहा घाटा हो रहा है, भाई किसी को घाटा नहीं होगा, अगर किसी को होता है तो regarding the Comptroller and Auditor General, so there are reports coming in that agency counsels against the move that to give any power to seek additional information. No, you see, the CAG is already empowered under the CAG Act to call for any information from the government in relation to public finances. That's a power which already the CAG has under the CAG Act. Under a taxation law, it need not be separately given. This was a suggestion which had come forward, but the members felt that since this power is already there in the CAG Act, that the Income Tax Act has no separate powers. So why should the indirect tax law have a separate power? That power is under the CAG Act. सर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए सेंट्रल डिपार्टमेंट के, उन्होंने स्ट्राइक की थी 2-3 बार, और इस बात को लेकर कि उनके जो अधिकार है वो काफी वो डिपार्टमेंट काफी छोटे हो जाएंगे यहाँ पे, तो उनकी जो लिमिट्स है वो बढ़ाने के लिए आइडिया यही है कि जितना ज्यादा काम कंप्यूटर के माध्यम से हो पाए और असेसी का और विभाग का संपर्क आपस में कम रहे, यही उद्देश्य है और देश के लिए भी अच्छा है। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जब स्टेट गवर्नमेंट का आपका क्रॉस एम्पावरमेंट का हो गया डिसीजन, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों ने इसका विरोध करना शुरू किया। देखिए, कोई भी विरोध करे, जो निर्णय हो चुके हैं वो निर्णय एक नई व्यवस्था है, स्वाभाविक है। आज एक असेसी को वैट का असेसमेंट कराना पड़ता है, एक्साइज का कराना पड़ता है, सर्विस टैक्स का कराना पड़ता है, कई राज्यों में एंट्री टैक्स ऑक्ट्रॉय का कराना पड़ता है। अब इन सब के स्थान पर एक असेसमेंट होगा, तो स्वाभाविक है कि जब इतने सारे टैक्स कानून एक बन जाएगा तो असेसमेंट भी कम होंगे। ये तो देश के लिए अच्छा है। सर, आपने कंप्यूटराइजेशन की बात की, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल एक बड़े जो उद्यमी हैं उनको राहत मिलेगी, लेकिन छोटे और मध्यम दर्जे के जो उद्यमी और ऐसा कोई स्थिति नहीं है, छोटों को भी बड़ा लाभ है मिलेगी। 5 आदमियों के पास जाके असेसमेंट कराना, उसके स्थान पर एक के पास जाना उसके हित में है, छोटे के भी। देखिए, अभी उसका अलग से निर्णय होगा। वैसे ग्रेनाइट गरीब आदमियों का पत्थर नहीं है। नहीं, पहचान तो एयरक्राफ्ट भी है, लेकिन वो गरीब आदमी का तंत्र नहीं है ना। देखिए, ऐसा है कि ये व्यवस्था ऐसी है, जो इसका पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम बन रहा है, उसमें छुपाना बहुत कठिन हो जाएगा, आज की तुलना में काफी कठिन हो जाएगा। खाली उदयपुर का चयन करना, बैठ के दिल्ली में राजस्थान के उदयपुर का चयन करना, उदयपुर एक विशेष शहर है और पूरा देश में इसका नाम है, तो इसलिए सबकी राय ये थी कि आरंभ अब दिल्ली से बाहर उदयपुर से ही किया जाए। आपके डिपार्टमेंट B2 श्रेणी B2 श्रेणी का उदयपुर को B2 श्रेणी का दर्जा नहीं मिला। अच्छा, काफी लंबे समय से डिमांड चल रही है। तो आज की मीटिंग का विषय नहीं। इस मीटिंग से सवालों को पूछिए, इस मीटिंग से देखिए, जब रेट्स तय होंगे सबको बता दिए जाएंगे। थैंक यू। इसका मतलब कोई और प्रश्न नहीं है।